हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आगामी सीजी व्यापम के श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक एग्ज़ाम के लिए श्रम संबंधित कानून के टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले श्रम निरीक्षक के एग्ज़ाम में आपको इन क्वेश्चन से हो सकता है कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश हेल्थ एंड मोरल ऑफ ऑपरेटिंग एक्ट कब लाया गया था? तो ऑप्शन ए है आपका 1798 में, ऑप्शन बी है आपका 1799 में, ऑप्शन सी है आपका 1801 में और ऑप्शन डी है आपका 1802 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, इंडिया कंपनी में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1881 में, ऑप्शन बी है आपका 1891 में, ऑप्शन सी है आपका 1901 में, ऑप्शन डी है आपका 1911 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1881 में। 1881 में आपका लॉर्ड रिपन का काल चल रहा था, उसी समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे अक्टूबर क्रांति कहाँ हुई थी। क्या क्रांति के बारे में पूछा है? अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति में एक चीज़ समझ लीजिए, जो क्रांति इस माह से प्रारंभ हुई थी उसी को अक्टूबर क्रांति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी है रूस में। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह क्रांति रूस में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रूस में अक्टूबर माह में जो क्रांति प्रारंभ हुई थी उसी को अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, या जॉर्जिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी है जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी है ग्लासगो में स्थित है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, व्यापम ऐसे मुख्यालय कहाँ हैं, कहाँ इसकी स्थापना हुई, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते रहता है। ये इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए स्थापना वाले क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, क्योंकि व्यापम का ट्रेंड है वो स्थापना और मुख्यालय से जरूर एक एक क्वेश्चन हर बार देता है। ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 11 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन नंबर बी है 13 अप्रैल 1921 में, ऑप्शन नंबर सी है 16 अक्टूबर 1924 में, ऑप्शन नंबर डी है 1 मई 1925 में। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा इसी समय 1919 का अधिनियम आया था, और 1919 का अधिनियम जिसको किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। तो उसी वर्ष उसी अधिनियम से इसकी स्थापना के दिनांक को आप याद रखिएगा 11 अप्रैल 1919। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 6वें क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अंग कब बना? स्थापना कब हो गई थी? 1919 में, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अभिन्न अंग कब बना, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 1945 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1947 में और ऑप्शन डी है 1948 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात ही एक वर्ष बाद 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण
बन गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। उपादान संदाय अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो उपादान संदाय अधिनियम मतलब जो सहायता राशि प्रदान की जाती है जब वो संकट की स्थिति पैदा होती है, उसी को उपादान संदाय अधिनियम के रूप में जाना जाता है। उपादान संदाय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है आपका 1970 में, ऑप्शन बी है आपका 1971 में, ऑप्शन सी है आपका 1972 में, ऑप्शन डी है आपका 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। उपादान संदाय अधिनियम 1972 में क्या हुआ है? पारित हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा हाँ और नहीं में गलत करते हैं, मतलब सही है या गलत है इसको, या सुमेलित है सुमेलित नहीं है, इसमें आप हमेशा एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम के प्रेशर में गलती करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ऑप्शन नंबर बी है आपका मातृत्व लाभ अधिनियम 1981, ऑप्शन नंबर सी है आपका बोनस अधिनियम का भुगतान 1971, ऑप्शन डी है आपका ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। तो इसमें आपको जहां तक याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में लागू हुआ है, आपका बोनस का अधिनियम का भुगतान 1971, ऐसा हमने कोई अधिनियम अभी तक पढ़ा नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ट्रेड यूनियन अधिनियम जो था वो आपका 1926 में बन चुका था, ट्रेड मजदूर यूनियन का। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या पूछा है? फिर से देखिए, सही नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिएगा, यह सिर्फ सरकारी कार्यालय में लागू है। दूसरा दिया है, यह केवल उन्हीं कार्यालय में लागू होता है जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं। तीसरा दिया, यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों को सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। ऑप्शन दिए हैं आपका, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी दिया है केवल 2, ऑप्शन डी दिया है केवल 1 व 2। तो आप अपना उत्तर दीजिए। चलिए हम बता देते हैं, आपको वैसे उत्तर प्रदर्शित हो रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, ये दोनों सही नहीं है। यह सिर्फ सरकारी कार्यालय में लागू होता है, ये राइट है, बहुत सही है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सरकारी कार्यालय में लागू होता है, लेकिन इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि ये 10 से अधिक कर्मचारी होंगे वहाँ लागू होगा। यह क्राइटेरिया है कि गर्भवती महिला कर्मचारी को, लेकिन अगर कोई माता को किसी अन्य सुविधा के नाम से भी अवकाश चाहिए तो उनको भी इस श्रेणी में अवकाश प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला कर्मचारी को कितने सप्ताह तक वैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 6 सप्ताह, ऑप्शन बी है 10 सप्ताह, ऑप्शन सी है 12 सप्ताह, ऑप्शन डी है 16 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। जी हाँ, 12 सप्ताह तक। ठीक है, 12 सप्ताह मतलब 12 सत्ते 84 दिन, 84 दिन तक के क्या कर सकते हैं, गर्भवती महिला कर्मचारियों को वैतनिक मतलब वेतन के साथ आपका अवकाश प्रदान कर सकते हैं। वेतन के साथ वैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन प्रदर्शित हो रहा है। बताइए, कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ था?
तो बताइए, कार्यस्थल पर अगर कोई महिला है वो कार्य कर रही है, उनसे कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इसके खिलाफ यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपका 2007 में, ऑप्शन बी है आपका 2001 में, ऑप्शन सी है आपका 1995 में, ऑप्शन डी है आपका 2013 में। तो आपका याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 2013 में यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित हुआ था महिलाओं के लिए। अगर कार्यस्थल में कोई उनसे बदसलूकी की जाती है या फिर उनके यौन अपराध किए जाते हैं, तो ये आपका यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत उनको दंड का प्रावधान है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद हम 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ से आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण से उसे बर्खास्त कर दिया गया है, मतलब उसको निकाल दिया गया। वो एक वर्ष वहाँ काम किया उस कार्यालय में, उसके बाद उसके जो नियोक्ता हैं वो उनको क्या कर दिए? निकाल दिए, बर्खास्त कर दिए। इस मामले को खालिस्तान के तहत सुलझाया जाएगा। मतलब कैसे सुलझाया जाएगा अगर ये मामला आता है तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ऑप्शन नंबर सी, मजदूर भुगतान अधिनियम 1936, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले मैं जो राइट आंसर है वो तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं पहले बात करता हूँ, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1900, मजदूरी की बात क्यों करेंगे भैया जब उसको निकाल रहे हैं तो? और न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम, इसकी बात क्यों करेंगे? मजदूरी भुगतान कैसे किया जाएगा, कैसे करना चाहिए उसके बारे में। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में समान कार्य समान वेतन इसी के तहत मिलता है और उनके लिए एक न्यूनतम मजदूरी की क्राइटेरिया तय की जाती है। तो इसमें तो बर्खास्तगी के तहत हम बात ही नहीं कर रहे थे। ये दोनों ऑप्शन गलत है और उपरोक्त में से कोई नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें तो एक और ऑप्शन दिया है तो वो नहीं आ सकता। तो आपका ये कॉमन सेंस भी वर्क कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। मतलब विवाद हो जाता है और उसको अगर 1 साल के भीतर, 1 साल कार्य करने के बाद बर्खास्त किया जाता है तो वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत क्या कर सकता है, आपका इस मामले को सुलझाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुच्छेद 19(1)(c), ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 24 या ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर, जहाँ तक मेरे को लगता है सबको पता होगा, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अनुच्छेद 19(1)(c), यही तो संघ बनाने का अधिकार देता है। ट्रेड यूनियन तो वही है भैया, आप एक संघ बनाएंगे, एक ट्रेड बनाएंगे, वो यूनियन रहेगी। यूनियन मतलब संघ होता है, ठीक है। तो एक संघ बनाने का संघात्मक ढांचा होना चाहिए, उसका अधिकार आपका अनुच्छेद 19(1)(c) देता है। ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं। चलिए, 14वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है आपका संविधान के अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलता चाहिए। तो इसमें आपको देखना क्या है? तो इसमें देखना है सही कथन का चयन करना है, ठीक है। सही, राइट क्या है वो बताना है, ना कि आपको गलत बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला पढ़ लिया। दूसरा देखते हैं, बॉन्डेड लेबर सिस्टम उन्मूलन अधिनियम 1957 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है बाल श्रम निषेध एवं उन्मूलन अधिनियम 1979 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संविधान का अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? मतलब बाल श्रमिक के लिए कौन पात्र हो सकता है, यह पूछा है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, सभी बनाएंगे। आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका 14 वर्ष, ऑप्शन बी है आपका 16 वर्ष, ऑप्शन सी है आपका 18 वर्ष और ऑप्शन डी है आपका 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर सभी जानते हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, जो बच्चे 14 वर्ष के होते हैं या 14 वर्ष के आयु में कहीं कार्यरत दिखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको बाल श्रम कहा जाता है। वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। और बाल श्रमिक को आप अपनी प्रतिष्ठान में, कार्यालय में, कारखाने में अगर कार्य कराते हैं तो इसके यह एक अपराध है, दंडनीय अपराध है, क्योंकि सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, तो 0 से 14 वर्ष को 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो 14 वर्ष के बच्चे अगर कहीं कार्यरत दिखते हैं तो आप भी जागरूक नागरिक हैं, जागरूक रहिए, उनको आप क्या करिए? जागरूक करिए और पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आज के टॉप 15 MCQ रहे। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो गए होंगे। मैं बहुत ही जल्द श्रम संबंधित कानून का अगला पार्ट भी लेके आऊँगा। यहीं से आपके एग्ज़ाम में आने वाले 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे मेरी संभावना है। हम आगे भी हिंदी के, कंप्यूटर के और GS के भी MCQ वीडियोस लेके आने वाले हैं, जो आपके श्रम निरीक्षक एग्ज़ाम के लिए संजीवनी बूटी साबित होंगे और उसको आप ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।